25 साल की उम्र में जैसे ही मैंने अपनी खानदानी गैंग की कमान संभाली, सबसे पहले सारे गैरकानूनी वसूली और जुए के धंधों पर ताला लगवा दिया। हद तो तब हो गई जब मैंने अपने गुंडों के लिए सरकारी बीमा और पेंशन जैसी सुविधाएं शुरू करवा दी। मेरा सबसे खास वफादार लिहाओ तो ये देखकर सदमे में चला गया। कहने लगा कि भाई हम माफिया हैं या कोई आईटी कंपनी। मैंने उसे समझाया कि अबे ओ हाओ, ये मारकाट और गुंडागर्दी अब पुराने जमाने की बात हो गई है। नए दौर में सिस्टम के साथ चलना पड़ता है। जब मेरे डैड का विकेट गिरा तब मैं विदेश में एमबीए की पढ़ाई कर रहा था और मुझे इमरजेंसी में बुलाकर इस लियान शेंग गैंग का बॉस बना दिया गया। मैंने आते ही सबको क्लियर कर दिया कि आज से यहां मेरी चलेगी, किसी को कोई दिक्कत है तो अभी बोल दे। इस पर एक पुराने खूसट ने ज्ञान देना शुरू किया। बोला कि तेरे बाप की इज्जत करते हैं इसलिए चुप है, पर तू किताबी कीड़ा हमारे धंधे के नियम क्या खाक जानेगा। तुझे पता भी है कि मार्केट से पैसा कैसे वसूलते हैं या इलाका कैसे कब्जाते हैं। मैंने उसकी बातों को ऐसे इग्नोर किया जैसे लोग यूट्यूब पर एड्स को करते हैं। मैंने कहा कि तुम्हारी ये मारपीट वाली नौटंकी अब बच्चों का खेल लगती है। जमाना बदल चुका है चाचा। सब चिल्लाने लगे कि मैं पागल हो गया हूं और अपनी ही गैंग की लंका लगा रहा हूं। कहने लगे कि अगर कमाई का जरिया बंद कर दिया तो भाई लोग साथ क्यों रहेंगे, ये लड़का तो हमारी जड़ें ही काट देगा। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, रिलैक्स हाओ, सभ्य समाज में अब दिमाग का इस्तेमाल होगा, लात घूंसों का नहीं। तो बात ऐसी है कि अब से सारे एम्प्लॉयज पक्का लेबर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे और कंपनी सबको 5 इंश्योरेंस और एक फंड की सुविधा देगी। ये सुनते ही मीटिंग रूम में ऐसा सन्नाट की सुविधा देगी जैसे किसी ने सबकी बोलती बंद कर दी हो। सब मुझे फटी आंखों से ऐसे देख रहे जैसे मैंने उनकी किडनी मांग ली हो। एक नमूना तो पूछने लगा कि ये कौन सा सोना है और क्या ये 24 कैरेट का है। अब एक गधो, ये सोना नहीं है। हमारे मैनेजर झांग साहब ने सबको तसल्ली से समझाया कि इस 5 इंश्योरेंस का मतलब है बुढ़ापे की पेंशन, डॉक्टरी खर्चा, नौकरी जाने का भत्ता, काम के दौरान लगी चोट का मुआवजा और घर बनाने के लिए पैसा। मतलब अब अगर काम करते वक्त तुम्हें कोई सड़क पर कूट भी दे तो टेंशन मत लेना, उसका सारा बिल कंपनी भरेगी। मैंने पीछे मुड़कर लिहाओ को देखा। बेचारे के चेहरे पर ऐसा सदमा था जैसे उसने अपनी एक्स को किसी और के साथ देख लिया हो। मैंने मन में सोचा, छोटे भाई अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आगे आगे देख होता है क्या। अब से सबको ट्रेनिंग लेनी होगी जिसमें कंपनी मैनेजमेंट, टीम वर्क और सबसे जरूरी कानून की पढ़ाई शामिल है। यह सुनकर चाचा का चेहरा उतर गया। कहने लगे कि यह लड़का पूरी कंपनी का बैंड बजा देगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, चाचा ये अंत नहीं बल्कि एक नया जन्म है। अब हम गुंडे नहीं बिजनेसमैन बनेंगे, क्योंकि अब कानून का राज है और हमें प्रोफेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से ही सिस्टम सेट करना पड़ेगा। अब दादा हमें और तलवारें भांजने या दूसरों का इलाका कब्जाने की इजाजत नहीं देने वाले। अगर हमने इस लियनशेंग गैंग का जल्दी से मेकओवर नहीं किया और इससे दूध का धुला नहीं बनाया ना, तो हमारे इन सैकड़ों भाइयों के पेट पर लात पड़ जाएगी और फिर सब सड़क पर कटोरा लेकर बैठेंगे। अब हमारे अहाओ भाई को देखो, अपनी छोटी खोपड़ी दौड़ाते हुए बोले कि भाई ये क्या कह रहे हो, हम तो पुश्तैनी गुंडे हैं। अगर हम लोगों को कूटेंगे नहीं और हफ्ता नहीं वसूलेंगे तो क्या हमारे भाई हवा खाकर जिंदा रहेंगे। अरे भाई अहाओ, तू अभी बच्चा है। सबसे ज्यादा माल तो उन्हीं कामों में है जो कानून की किताब में जुर्म माने जाते हैं, लेकिन असली खिलाड़ी वही है जो कानून की उंगली पकड़कर उसके साथ लुका छिपी खेले। ये देखो मेरी मार्केट रिसर्च वाली रिपोर्ट। पुराने धंधे में प्रॉफिट तो था, पर रिस्क इतना कि एक बार पकड़े गए तो जवानी जेल की काल कोठरी में चक्की पीसते हुए निकल जाएगी। इसलिए अब हमें तुरंत एक सिक्योरिटी कंपनी में बदलना होगा। अहाओ फिर चहका, तो क्या वहां भी हमें लोगों की हड्डियां नहीं तोड़नी होंगी। अरे मेरे मासूम परिंदे, जब दूसरे फालतू गैंग आपस में भिड़ेंगे तो उसे दंगा कहा जाएगा, लेकिन जब हम वही काम करेंगे तो उसे प्रोफेशनल सिक्योरिटी सर्विस का नाम दिया जाएगा। जो भाई पहले अड्डों पर खड़े होकर मक्खियां मारते थे, अब वो बाकायदा प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेंगे, सर्टिफिकेट लेंगे और बड़े बड़े रईसों के बॉडीगार्ड और आलीशान सोसाइटियों के रक्षक बनेंगे। अब जल्दी से सारे भाइयों का कच्चा चिट्ठा और आईडी कार्ड निकाल, ताकि इनकी ज्वाइनिंग की कागजी कार्रवाई शुरू की जा सके। इस गधा मजदूरी से अच्छा तो मैं सड़क पर आवारागर्दी कर लेता। भाई ये चांद और मेरा साथ, और ऊपर से ये सुअर का मांस और दारू का चखना, जिंदगी इसी का नाम है। खैर, ये है लियान शेंग वाले आजकल क्या खिचड़ी पका रहे हैं, कोई नया कांड है या नहीं। जब से ये नियोंग शाओ गद्दी पर बैठा है, भाई ने तो गैंग में जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस ही खोल दिया है। आजकल ये गुंडे बैठकर पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल स्टैंडर्ड्स रट रहे हैं। मतलब अब ये मोहल्ले के गुंडे एमबीए करेंगे क्या। लेखक भाई थोड़ा तो रहम करो लॉजिक पे। मैंने पूछा कोई बड़ा लेन देन हुआ, तो पता चला नियोंग शाओ ने पूरे 1 मिलियन फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजे हैं। बहुत बढ़िया, पर यह पैसा किस लिए। जवाब मिला कि यह सारा माल गैंग के लड़कों के आपसी मेल जोल और उनके फायदे के लिए है। सोशल सिक्योरिटी का एडवांस पेमेंट। भाई ये नियोंग शाओ पागल हो गया है या इसका सॉफ्टवेयर अपडेट मांग रहा है।
ये अंडरवर्ल्ड है या कोई आईटी कंपनी? मैंने जैसे ही उस सरकारी ऐप में अपनी आईडी डाली, कसम से मेरा तो सिस्टम ही हिल गया। मैं यहाँ 3 साल से अंडरकवर पुलिस वाला बनकर इनकी गालियां खा रहा हूं और ये साले मेरा पीएफ और सोशल सिक्योरिटी जमा कर रहे हैं। भाई, इस जमाने के गुंडे तो टाटा बिरला से भी ज्यादा शरीफ निकले। मतलब गुंडागर्दी में भी फुल सरकारी नौकरी वाली फीलिंग। पर असली सीन ये है कि जब से मैंने वो काले धंधे बंद किए हैं, मेरे बाप की छोड़ी हुई जमा पूंजी और ये है लियानशेंग गैंग 3 महीने भी नहीं टिकने वाले। और ये बाओ अंकल तो अलग ही आइटम है। रोज मीटिंग में अपनी टांग अड़ाते हैं कि मैं इस गैंग को नाले में ले डूबूंगा। अरे बुढ़ापे में घर बैठो ना अंकल, क्यों चुल मचा रखी है? तभी टपका हमारे टाइगर भाई का फोन। बोलता है, ओ एशियाओ, सुना है तूने अब गुंडागर्दी छोड़ दी है। तेरे बाप ने नॉर्थ साइड में जो गलियां छोड़ी थी वो 5 मिलियन में मुझे बेच दे और ऐस कर। मेरा चमचा तो सुनते ही जल भुनकर कोयला हो गया। बोला, भाई ये अपनी बेइज्जती है, चलो सारे लड़कों को इकट्ठा करते हैं और इनका बैंड बजाते हैं। पर मैंने उसे झाड़ दिया। अबे, इन जैसे दिमाग से पैदल लोगों के लिए हथियार उठाना मतलब अपनी ही वैल्यू कम करना है। अरे टाइगर भाई, जमाना बदल गया है। अब ये हर बात पे मार काट करना आउटडेटेड हो गया है। नॉर्थ सिटी की उन गलियों का प्रॉपर्टी मैनेजमेंट अब हमारी कंपनी संभालेगी। तो हमारे लीगल डायरेक्टर फुर्सत में आकर आपसे इस बारे में सेटिंग कर लेंगे। अब टाइगर तो ठहरा पुराने जमाने का गुंडा। उसे लगा ये लीगल डायरेक्टर और शेयर खरीदने का क्या लफड़ा है। चिढ़कर बोला, ये क्या बकवास है? अगर तमीज से नहीं दोगे तो मैं खुद छीन लूंगा। हमारे हीरो ने भी पूरे टशन में नंबर 8 को ऑर्डर दिया। सुन, लीगल डिपार्टमेंट को बोल कि इस टाइगर गैंग को एक कड़क सा लीगल नोटिस भेजे। उन पर इल्जाम लगाओ कि वो गलत तरीके से कंपटीशन कर रहे हैं और हमारे ग्रुप की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उनसे कहो कि सबके सामने माफी मांगे और मेंटल टॉर्चर के बदले हर्जाना भरे। अब साइडकिक को लगा कि ये क्या फालतूगिरी है। बोला, हाई इस कागज के टुकड़े से कुछ होगा क्या? हीरो ने स्वैग में कहा, होगा या नहीं बस देखते जाओ। 3 दिन बीत गए। टाइगर भाई अपनी पूरी पलटन लेकर लड़ने के लिए तैयार बैठे थे। पर वहां बंदे नहीं बल्कि लाल ठप्पे वाला एक लीगल नोटिस पहुंचा। अब टाइगर और उसके छपरी भाई लोग पूरे दिन उस लेटर को ऐसे घूर रहे थे जैसे उसमें कोई एलियन की भाषा लिखी हो। उन्हें खाक समझ नहीं आ रहा था कि ये टॉर्ट लाइबिलिटी और लिटिगेशन सब्जेक्ट जैसे भारी भरकम शब्द क्या बला है। टाइगर गुस्से में चिल्लाया, ये क्या बकवास कचरा लिखकर भेजा है? वो लड़का तो एकदम फट्टू निकला जो वकीलों के पीछे छुप रहा है। चलो भाइयों, आज रात अपनी पूरी पलटन लेकर शहर के उत्तर की तरफ निकल जाओ और उसे लियनशेंग के ठिकाने को तहस नहस कर दो। लो भाई, गुंडों की शिफ्ट शुरू हो गई है। उसी रात टाइगर गैंग के दर्जनों नल्ले गुंडे पूरी चौड़ में आकर बार के अंदर घुस गए। लेकिन अंदर कदम रखते ही बेचारों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वहां कोई डरे हुए शरीफ लोग नहीं बल्कि हाथों में ढाल और रबर के डंडे लिए बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स पहले से ही उनका स्वागत करने के लिए तैयार खड़े थे। और अपना हीरो ली हाओ, वो तो वहां टांग पर टांग चढ़ाकर ऐसे नवाबी ठाठ से बैठा था जैसे अपने बाप की शादी में आया हो। वो हाथ में सिक्योरिटी रूल्स की किताब लेकर ज्ञान पेलने लगा कि देखो भाई, नियम के मुताबिक अगर तुम यहां तोड़फोड़ करोगे तो हमें अपनी रक्षा में तुम्हारी कायदे से कुटाई करने का पूरा हक है। अब सामने वाला गुंडा चिढ़कर बोला, अबे तू मुझे ट्यूशन पढ़ा रहा है क्या? ली हाओ ने बस हल्के से हाथ का इशारा किया और उसके गार्ड्स भूखे शेरों की तरह उन गुंडों पर टूट पड़े। अब क्योंकि ये गार्ड्स एकदम प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेकर आए थे तो इन्होंने टाइगर गैंग के छर्रों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया और पलक झपकते ही पूरे माहौल को ठंडा कर दिया। तभी वहां प्रेसिडेंट नंबर 1 वाले कस्टमर पर जैसे ही हमला हुआ, मदद के लिए ऐसी गुहार लगाई गई कि अगले ही पल पुलिस की गाड़ियां बार के गेट को ऐसे घेर लेती हैं जैसे मोहल्ले में फ्री का राशन बंट रहा हो। अब जो गुंडे वहां अपनी कुटाई करवाने आए थे उनकी तो बुरी तरह जल गई। वो चिल्लाने लगे, अबे ओए, हमने तो बस तुम लोगों को कूटने की कोशिश की थी और तुम लोगों ने सीधा पुलिस को ही बुला लिया। तुम तो अंडरवर्ल्ड के नाम पर कलंक हो, साले गद्दार कहीं के। अभी टाइगर भाई के चमचे अपनी इस बेइज्जती का सदमा झेल ही रहे थे कि पुलिस ने उन्हें जमीन चटा दी और हाथों में चमचमाती चांदी की चूड़ियां यानी हथकड़ियां पहना दी। ऑफिसर भी थोड़ा कंफ्यूज था। बोला, पता नहीं तुम ही लियनशेंग वाले आजकल कौन सा सस्ता नशा कर रहे हो, पर पुलिस को बुलाना अच्छी बात है। वो पुराने जमाने का गुंडागर्दी वाला कचरा अब छोड़ ही दो तो बेहतर है। हमारा हीरो भी एकदम गाय जैसा सीधा बनकर बोला, जी सर, हम तो बहुत शरीफ और संस्कारी नागरिक है। अपने कस्टमर को सिक्योरिटी देना तो हमारा फर्ज है। अब पुलिस तो मंगू गैंग का बोरिया बिस्तर समेट कर ले गई, लेकिन यहां ली हाओ का तो पूरा सिस्टम ही हिल गया। वो सोच रहा है, भाई ये क्या बकवास है? न कोई हफ्ता वसूली, न कोई दादागिरी। ये साले गुंडे हैं या कोई भजन मंडली चला रहे हैं? अगर ये लोग ऐसे ही शरीफ बनते रहे तो मेरी अंडरकवर नौकरी तो शुरू होने से पहले ही विसर्जित हो जाएगी। मंगू गैंग के इस तमाशे के बाद
पिछले कुछ वक्त में हेलियांशेंग गैंग में मेरा रुतबा और दबदबा एकदम रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था। जो नमूने कल तक मेरे फेल होने का वेट कर रहे थे, अब उन्हें लगने लगा कि इस नए ड्रैगन हेड में वाकई कुछ दम है। पर भाई, सच तो सिर्फ मुझे पता था। इस महीने की सैलरी और सोशल सिक्योरिटी यानी पीएफ भरने के बाद हमारे ग्रुप का बैंक बैलेंस ठन ठन गोपाल होने वाला था। अब पैसे